नमस्कार, मैं हूँ राजकिशन। आज की आपकी इस ऑनलाइन ट्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस क्लास में बीए अंतिम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब तक की जो क्लास हुई है बीए फाइनल ईयर की, उसमें हमने सेकेंड पेपर में जो काव्य शास्त्र था उस पर चर्चा की थी। अब हम जो फर्स्ट पेपर है जेएनयू पाठ्यक्रम के अनुसार, उस फर्स्ट पेपर में एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें निर्धारित कुछ कवि है, उन कवियों की रचनाओं के बारे में है जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन रचनाओं से है जो व्याख्या पूछी जाती है और उन कवियों के बारे में भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले उस पुस्तक का नाम जो है वो आधुनिक काव्य संग्रह के नाम से पुस्तक है। उस पुस्तक को बीए अंतिम वर्ष में है जो रखा गया है आधुनिक काव्य संग्रह। आधुनिक काव्य संग्रह के नाम से है जो पुस्तक है, उस पुस्तक को है जो बीए अंतिम वर्ष में रखा गया है। इसमें आपकी जो निर्धारित कवि है, उस कवियों में जो पहला कवि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन सा क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। देखिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम थोड़ा पहले जानने का प्रयास करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध हिंदी साहित्य में किस काल से है, किस साहित्य और भाषा से इनका संबंध है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म है जो 3 अगस्त, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 3 अगस्त 1886 ईस्वी में। अगर स्थान का नाम पूछे तो इनके जन्म स्थान के बारे में जो बताया जाता है तो वो है चिरगांव। कौन सा गांव है? चिरगांव है। ये चिरगांव झांसी के पास पड़ता है और ब्रिटिशकालीन भारत में ये उत्तर प्रदेश में था, जबकि वर्तमान में झांसी आपको पता ही है कि ये एमपी में आता है। यानी चिरगांव में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का जो नाम है क्या है? पिता का जो नाम मिलता है वो पिता का नाम इनका जो है वो है रामचरण कनकने। रामचरण कनकने। और जो माता का नाम मिलता है वो है काशीबाई। माता काशीबाई। प्रारंभिक जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा इनकी चिरगांव में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी चिरगांव में हुई है और इनका निधन है जो 12 दिसंबर 1964 में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। 12 दिसंबर 1964 को इनका हृदयघात, दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। यह है मैथिली शरण गुप्त के जीवन में जन्म और मृत्यु के बारे में जो संबंध है। जन्म इनका 3 अगस्त 1886 ईस्वी को। स्थान चिरगांव, झांसी, ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश में पड़ता था, वर्तमान में झांसी एमपी। पिता रामचरण कनकने, रामचरण जी कनकने के घर में माता काशीबाई की है जो गोद से इन्होंने जन्म लिया। प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव, झांसी में हुई थी और इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त है, इनका संबंध कहां से है। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां से है। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि जब आधुनिक काल का प्रारंभ है, जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को हम जिस नाम से जानते हैं, उस आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से मानी जाती है। कौन सी ईस्वी से मानी जाती है? 1850। और आधुनिक काल का जो जनक है उस किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को इनका जनक माना जाता है।
महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ था? आधुनिक काल में किसका विकास हो गया था? गद्य का विकास हुआ था। अब तक है जो साहित्य में किसका प्रयोग होता था? ज्यादातर पद्य का। और अब पद्य के स्थान पर पद्य का स्थान किसने ले लिया था? गद्य ने ले लिया था। और एक बात और महत्वपूर्ण, गद्य का जनक भी किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय था, यानी कि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो समय है, वो साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग के नाम से। और 1900 से लेकर 1918 तक का जो समय है, वो द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी काल के नाम से, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। और 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का समय है, वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? छायावाद के नाम से। तो यानी कि आप लोग जान सकते हैं हम कि जो मैथिलीशरण गुप्त का जो समय है, लेखन काल है, वो लगभग इन कालों के आसपास रहा है। तो हम ये तो जान गए हैं कि मैथिलीशरण गुप्त का जो संबंध है वो आधुनिक काल से है। किस काल से है? आधुनिक काल से है। एक और चीज बतला दो, इसी समय है जो 1900 में एक महत्वपूर्ण द्विवेदी कालीन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। उस पत्रिका का नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती पत्रिका। कई बार प्रश्न पूछा गया है द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका कौन सी है? तो द्विवेदी काल की जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो कौन सी है? सरस्वती पत्रिका है। इस काल में जो प्रमुख रूप से जो पत्रिका थी वो द्विवेदी काल में सरस्वती पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920 तक इसके प्रधान जो संपादक रहे हैं वो कौन रहे हैं? प्रधान संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है जो 1903 से लेकर के 1920 तक है जो इस पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में रहे हैं। अब देखो हम वापस मैथिलीशरण गुप्त पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैथिलीशरण गुप्त का जो संबंध है वो कहां से है? तो इनका संबंध आधुनिक काल से है और लगभग द्विवेदी काल के आसपास से और इनका समय माना जाता है। अब इनकी प्राइमरी शिक्षा जब गांव में हुई, बाद में ये जब लेखन कार्य करने लगे तो इनका जो प्रथम जो काव्य आया वो कौन सा था? प्रथम काव्य पूछा जाता है। मैथिलीशरण गुप्त का प्रथम काव्य है रंग में भंग। कौन सा काव्य आया? रंग में भंग। और इसके बाद जो काव्य प्रकाशित हुआ वो था जयद्रथ वध। इसके बाद जो काव्य प्रकाशित हुआ वो कौन सा था? जयद्रथ वध। अब देखिए इनकी एक रचना है, वो एक महत्वपूर्ण रचना थी जो, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। मैथिलीशरण गुप्त की एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना, जिससे इस कवि को बहुत ज्यादा है जो उपलब्धि हासिल हुई, बहुत ज्यादा है जो प्रसिद्धि हासिल हुई। वो कौन सी रचना है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि वो कौन सी रचना है तो इसका एक ही जवाब होगा। 1912 में इनकी एक रचना प्रकाशित हुई, भारत भारती। क्या नाम था उसका? भारत भारती। यह रचना जब प्रकाशित हुई तो इस रचना में है जो राष्ट्रवाद की भावना थी। कैसी भावना थी? राष्ट्रवाद की भावना इस रचना में थी, राष्ट्रवाद की भावना। और इस रचना की वजह से है जो इनको बहुत सारी है जो प्रसिद्धि मिली। इस भारत भारती की रचनाओं में 3 भागों में इनकी रचना है जो भारत की स्थिति का बखान करती है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? इसमें देश का अतीत पहला भाग है, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। इस 3 भागों में ये रचना है जो विभाजित है भारत भारती। और एक और महत्वपूर्ण चीज, इस भारत भारती के आधार पर ही है जो रचना के आधार पर ही है जो भारत के राष्ट्रपिता कौन है भाई? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
भारत भारती रचना के आधार पर, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपमा दी। कौन से कवि की उपमा दी? राष्ट्र कवि की उपमा दी। राष्ट्र कवि यानी कि अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमारे भारत के राष्ट्र कवि के रूप में कौन पहचाना जाता है, कौन जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपमा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी, जो कि भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। किस रचना के आधार पर किस रचना के आधार पर है जो राष्ट्र कवि की उपमा मिली है इनको? तो भारत भारती रचना कब प्रकाशित हुई थी? 1912 में। कितने खंडों में विभाजित है ये? कितने भाग है इस भारत भारती में? 3 भाग है, जो क्रमशः भारत यानी देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो कविता है इसमें संकलित की गई है। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचना एक और प्रकाशित हुई थी, वो है 1932 में यशोधरा। 1932 में एक यशोधरा नामक इनकी रचना प्रकाशित हुई थी, जो कि एक तरह से क्या था? महाकाव्य था। एक तरह से क्या था? महाकाव्य। ये भी इनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य रहा है, यशोधरा भी। इसके अलावा देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें तो 1941 में इनके साथ और क्या क्या घटनाएं हुई? 1941 में क्या हुआ था? व्यक्तिगत रूप से है जो राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए इन्होंने सत्याग्रह भाग लिया। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो कि सत्याग्रह में भाग लिया, इसलिए इन्हें अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया था। फिर 1948 में जो है आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की उपाधि दी। डी.लिट की उपाधि भी किसने दी है? आगरा विश्वविद्यालय ने। किसको दी थी? मैथिली शरण गुप्त को दी थी। बाद में 1952 में ये राज्यसभा सांसद बने, राज्यसभा के सदस्य बने 1952 में, जो कि 1964 तक ये है जो निर्वाचित हुए। 1964 तक राज्यसभा के ये सांसद रहे। अब देखिए, अब इनकी प्रमुख है जो रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले इनके महाकाव्यों की बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के नाम लिखिए। रचनाएं तो महाकाव्य इनके प्रसिद्ध है। 2 महाकाव्य लिखे इन्होंने। महाकाव्य 2 लिखे हैं। पहला साकेत कब लिखा गया? 1931 में लिखा गया। साकेत जो महाकाव्य था वो 1931 में लिखा गया, 31 में लिखा गया। साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। दूसरा जो महाकाव्य है इनका यशोधरा। दूसरा महाकाव्य कौन सा है? यशोधरा। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी। ये 1932 में लिखी गई। 1932 में लिखा गया महाकाव्य था। ये भी एक प्रकार का महाकाव्य है। महाकाव्य और खंडकाव्य में क्या अंतर है जानते होंगे आप। महाकाव्य किसी संपूर्ण जीवन घटना पर आधारित कोई काव्य लिखा जाए वो महाकाव्य। जीवन की किसी एक घटना पर आधारित कोई काव्य लिखा जाए वो खंड काव्य। जैसे महाभारत एक खंड काव्य है, रामायण एक महाकाव्य है। अब इनके जो खंड काव्य कौन कौन से लिखे गए इन्होंने, ये महाकाव्य है। इन्होंने खंड काव्य कौन कौन से लिखे हैं? देखिए, खंड काव्य इनके जो प्रमुख हैं कौन कौन से हैं, तो नाम पूछे जाएंगे आपसे कि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्यों के नाम बताइए, या फिर रचना का नाम लिख करके पूछा जा सकता है कि उक्त रचना के रचनाकार कौन है। तो जयद्रथ वध इनका प्रसिद्ध है जो खंड काव्य है। भारत भारती ये भी इनका प्रसिद्ध
खंड काव्य है जो कि 1912 में मैंने अभी बतलाया आपको। इस आधार पर इन्हें कौन सी उपमा मिली? राष्ट्र कवि की पदवी मिली, राष्ट्र कवि की पदवी इस रचना के आधार पर इनको मिली थी। और पंचवटी इनका खंड काव्य है। किसान ये भी इनका खंड काव्य है, पंचवटी और किसान। जय भारत, जय भारत, शकुंतला, जय भारत, शकुंतला ये भी इनके खंड काव्यों के नाम है। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, उर्मिला, ये फाइनल ईयर में आपके उर्मिला की कविता दी हुई है, उर्मिला का पद्य दिया हुआ उसको पढ़ना है। उर्मिला की जो वेदना है उसके बारे में बतलाया गया है। तो ये इनके वर्तमान जो है जो खंड काव्य थे। और नाटक इनका पूछा जा सकता है कि नाटक कौन सा है? तो रंग में भंग इनका प्रसिद्ध नाटक है, रंग में भंग इनका प्रसिद्ध नाटक है। अब देखो इनकी ये रचना है वो सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंपोर्टेंट सवाल, कई बार जेएनयू एग्जाम पैटर्न में ये सवाल पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में है जो प्रकाशित हुई थी? तो इंपोर्टेंट लगा देना, स्टार कर लेना। वैश्योपकारक जो पत्रिका आई थी, वैश्योपकारक पत्रिका आई थी, इसमें इनकी रचनाएं है जो प्रारंभिक रचना है जो छपी थी, प्रारंभिक रचना इनकी इसमें छपी थी। अब इसके अलावा उस समय की जो प्रसिद्ध पत्रिका थी, मैंने अभी कहा कि द्विवेदी काल की प्रसिद्ध जो रचना थी, प्रसिद्ध जो पत्रिका थी, कौन सी थी? सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 से लेकर 1920 तक, जिसमें 1903 से लेकर 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है जो प्रधान संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या बने? प्रधान संपादक। इस पत्रिका में भी इनकी रचनाएं है जो छपती थी। अब प्रश्न अगर ये ऐसा पूछा जाए कि है जो प्रमुख रचनाएं किस में है जो प्रकाशित हुई प्रारंभिक रूप से, तो वो प्रमुख रचनाएं वो किस में थी? वैश्योपकारक में। और साकेत में भी है जो इनकी रचनाएं है जो छपी थी। अब देखो इसके अलावा भी और भी कुछ जो पत्रिकाएं थी वो उसमें इनकी पत्रिकाओं में है जो इनकी रचनाएं छपती थी। बाद में ये जो साकेत है, इस साकेत के बाद इनके साकेत जो पत्रिका महाकाव्य है, इन पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला भारत सरकार द्वारा। और 1954 में 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब देखो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो मैथिली शरण गुप्त है वो एक तरह से क्या थे? ये एक तरह से बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी बने, समाज सुधारक भी बने और एक कवि के रूप में भी और देश के है जो राजनेता के रूप में भी है जो लोगों के सामने आए थे। अब अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें इनकी काव्य की, तो इनकी प्रमुख काव्य की विशेषता क्या क्या है? देखिए मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य विशेषताओं की बात करें, इनकी काव्य में प्रमुख रूप से क्या विशेषता है, तो देखो अगर संपूर्ण काव्य को इनको पढ़े हम तो मुख्य रूप से जो विशेषता उभर कर सामने आती है वो है ये वैष्णव भावना के कवि थे। कैसे भावना के कवि थे? वैष्णव भावना के कवि थे। यानी कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में है जो वैष्णव भावना का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। ये हिंदूवादी जो कविता है, राष्ट्रवादी जो कविता है, उन कविताओं पर है जो ज्यादा बल देते थे। इसलिए इनकी कविताओं को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इनकी वैष्णव भावना है जो प्रदर्शित होती है। दूसरी जो विशेषता है वो कौन सी हो सकती है? इनकी कविताओं को पढ़ के लगता है कि इनमें राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता थी। राष्ट्रीयता और गांधीवाद या गांधीवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं।
गांधीवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। तीसरी अगर इनकी कविताओं की विशेषताओं की बात करें तो इनमें गौरवमयी है जो अतीत, गौरवमयी अतीत और इतिहास, जो गौरवमय अपना अतीत बीता हुआ जो भारत का अतीत है, जो भारत का इतिहास है और जो भारतीय संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति का महत्व दर्शाया है इन्होंने, का महत्व बतलाया है, महत्व के दर्शन होते हैं। अगली अगर हम विशेषताओं की बात करें काव्य की, अगली मैत्री शरण गुप्त की काव्य की अगली विशेषता क्या थी, तो वो है नारी भाव या जो नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है इन्होंने, नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है। एक और चीज, इससे पहले यानी कि मैत्री शरण गुप्त के काल से पहले अगर बात करें तो काव्यों में महत्वपूर्ण रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो था ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी? लेकिन इन्होंने प्रमुख रूप से किस बोली को स्थान दिया? खड़ी बोली, हिंदी को है जो काव्य की प्रधान भाषा बने। खड़ी बोली हिंदी को काव्य की प्रधान भाषा बनाई। तो इस तरह से अगर हम इनके महत्वपूर्ण जो विशेषता है उस पर चर्चा करेंगे तो हम पाते हैं कि वैष्णव भावना के कवि थे ये, राष्ट्रीयता और गांधीवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं, गौरवमय अतीत और इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के महत्व के दर्शन होते हैं। इनकी जो कविता है उन कविताओं में हमें भारतीय संस्कृति के साथ साथ जो भारत का जो इतिहास है, जो गौरवमय जो घटनाएं हैं, जो भारत के जो इतिहास को और गौरवान्वित बनाती है, उन घटनाओं का जिक्र है जो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। जब इनकी कविताएं पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है, मन में राष्ट्रीय भावना का है जो उद्घोष होता है। तो इसलिए राष्ट्रवाद की भावना अगर हमें देखनी है तो मैत्री शरण गुप्त की जो कविताओं को है जो अवश्य पढ़ना चाहिए। एक चीज है नारी मात्र को विशेष महत्व। एक आप जानते हैं कि भारत में नारी की स्थिति यथा समय है जो बदलती गई है, कभी अच्छी रही है तो कभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो नारी की जो स्थिति है, भले ही नारी सशक्तिकरण के नाम पर है जो हम नारियों को बहुत उपलब्धि मिल गई है, लेकिन समाज में आज भी जो उचित स्थान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ठीक वैसे ही तत्कालीन परिस्थितियों में भी ऐसा ही था कि कुछ ऐसे नारी पात्र जो समाज में हमेशा उन्हें उनकी उपेक्षा की गई, जो महत्व उनको समाज में मिलना चाहिए था नहीं मिला। उन नारी पात्रों को खोजकर मैत्री शरण गुप्त निकाल रहे हैं और उन नारी पात्रों को समाज में जिनको उपेक्षित किया गया उन्हें उपेक्षित पात्रों को लाकर के इन्होंने समाज के सामने खड़ा किया और जो स्थान समाज को देना चाहिए था वो महत्व समाज को बतलाने का प्रयास किया किसने? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं समाज में वे उपेक्षित पात्र, अगर जैसे बीए फाइनल ईयर की बात करेंगे तो बीए फाइनल में जो रचनाएं हैं, जो पद्य पढ़ेंगे हम, कैकेयी का अनुताप, उर्मिला, यशोधरा, ये ऐसे नारी पात्र हैं जिनको समाज में उपेक्षित माना जाता है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के पीछे किसको कारण माना जाता है? कैकेयी। लेकिन कैकेयी जब वरदान प्राप्त करके भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देती है, उसके पश्चात जब भरत को ज्ञात होता है कि उस मां ने ये षड्यंत्र किया तो भरत है जो नाराज हो जाता है। तो कैकेयी को अपने किए पे पश्चाताप होता है कि जिस आंखों के तारे के लिए, जिस अपने बेटे के लिए जो ये कार्य किया वो बेटा ही मेरे से प्रसन्न नहीं है तो मुझे इससे कार्य नहीं करना चाहिए था। और अंत में उसको पश्चाताप होता है। पूरी राजसभा को लेकर के वो राम को मनाने जाते हैं, भरत को लेकर साथ में, और ये पश्चाताप वास्तव में उसके हृदय से हुआ था। उसके भाव जो थे उस समय वास्तव में ग्लानि के थे। तो मैथिली शरण गुप्त समाज के सामने बतला रहे हैं कि जिस रूप में कैकेयी को समाज में जाना जा रहा है, असल में उसका हृदय भी एक ममता का हृदय था। जो कार्य उसने किया वो एक मोह में आकर के किया था, मोह के वश में हो गई थी, वो ममता के भाव में अंधी हो गई थी अपने पुत्र भरत के लिए। तो इस वजह से उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। दूसरी पात्र उर्मिला,
जो हम पढ़ेंगे साकेत से ये ली गई है, नवम सर्ग से। तो उर्मिला में भी क्या बतलाया गया है? उर्मिला की विरह वेदना को, पीड़ा को बतलाया है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी चले जाते हैं। राम के दुराग्नि सीता जान की तो साथ में रहती है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्ष का है जो वेदना कहां सहन करती है? राजमहल में बैठ करके। तो ये जो अयोध्या में बैठ करके वो 14 वर्ष एक तरह से एकांत वास जो गुजार रही है, उस वेदना, उस पीड़ा को बखान किया किसने? मैथिलीशरण गुप्त ने। यशोदा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, जो गौतम बुद्ध है जो सत्य की खोज में चले जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, उन गौतम बुद्ध की पत्नी को उनसे भी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी जब वो उन्हें छोड़ के चले गए। 1 वर्ष के पुत्र को छोड़ करके बुद्ध है जो चले जाते हैं, तो पीछे जो यशोदा है उसको जीवन में क्या क्या तकलीफें आती है, क्या क्या समस्या आती है, लेकिन समाज में फिर भी एक तपस्वी के रूप में गौतम बुद्ध को पहचाना जाता है। उस नारी की तपस्या को किसी ने है जो महत्व नहीं दिया। तो ऐसे जो उपेक्षित नारी पात्र थे उनको समाज में आगे लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मैथिलीशरण गुप्त को जाता है। तो इस तरह से जो मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में है वो नारी मात्र को विशेष महत्व दिया गया है, नारी के जो उपेक्षित पात्र है उनको विशेष महत्व दिया गया है। अगले अगर हम विशेषताओं की बात करें, खड़ी बोली हिंदी की काव्य प्रधान बन गई थी। जब गुप्त का काव्य प्रकाशित हुआ उससे पहले कि अगर हम काव्य को जरा ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि उस काव्यों में प्रधान रूप से जो महत्वपूर्ण रूप से जो भाषा प्रयोग में ली गई है वो ब्रज भाषा थी। लेकिन मैथिलीशरण गुप्त ने क्या किया? आधुनिक हिंदी की जो खड़ी बोली थी उस खड़ी बोली में काव्य लिखना प्रारंभ किया और खड़ी बोली में काव्य लिख करके लोगों के जनमानस तक खड़ी बोली को पहुंचाने का कार्य किया। तो खड़ी बोली को महत्व देने का श्रेय किसको जाता है? मैथिलीशरण गुप्त को जाता है। इस हिसाब से अगर हम संपूर्ण मैथिलीशरण गुप्त के जीवन परिचय को अगर पाते हैं, पढ़ते हैं, तो एक तरह से वो हमें हमारे सामने है जो कवि के रूप में उभर कर सामने आते हैं, एक नाटककार के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं और एक अनुवादक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उन्होंने कई बंगाली, मराठी आदि भाषाओं की जो रचनाएं थी उनको हिंदी खड़ी बोली में भी है जो अनुवादित किया है। एक राजनेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, एक समाज सुधारक, क्योंकि ऐसे नारी पात्रों को जो उपेक्षित थे उनको है जो समाज में सामने लाने का श्रेय भी किसको जाता है? मैथिलीशरण गुप्त को जाता है। और इन तमाम उपलब्धियों के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक और चीज महत्वपूर्ण, अगर हम रिसेंट करंट की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट है जो स्टार लगा के लिख दो, मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी सरकार, उस समय एमपी सरकार के तत्कालीन सांस्कृतिक और कला मंत्री ने इनका जन्मदिन यानी कि 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कवि दिवस के रूप में मनाने की क्या की है? घोषणा की है। इनका जन्म 3 अगस्त को संपूर्ण भारत में कवि दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये ना कवि थे केवल, बल्कि एक समाज सुधारक और राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने वाले हैं, इसलिए इनको कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनका जन्म दिवस। तो इस प्रकार से मैथिलीशरण गुप्त की जो प्रमुख इनके जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ बातें थी वो हमने आज की इस क्लास में जानने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम बीए फाइनल ईयर की 3 कविताओं को पढ़ेंगे जो मैथिलीशरण गुप्त से संबंध रखती है, यशोदा, उर्मिला और के अनुताप। इन तीनों कविताओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।